नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सासाराम से बड़ी खबर है, जहां दरिगांव में बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की है। फायरिंग में एक गोली सिपाही को लगी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने पटना पीएमसीएच रेफर किया। बताया जा रहा है कि बीती रात पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी बाइक सवार को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली सिपाही की कलाई में लगी है। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। सासाराम डीएसपी के नेतृत्व में टीम जांच कर रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिपाही का इलाज कराया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर के एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। पूरे मामले की छानबीन जांच जारी है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली सिपाही की कलाई में लगी है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। और सासाराम से अजीत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। अजीत, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? किस तरीके से पुलिस को निशाना बनाया गया और कार्रवाई क्या हो रही है? जी, चूंकि ये जो पुलिस पर फायरिंग हुई है, बताया जाता है कि चेकिंग के दौरान हुई है। जब पुलिस की बाइक सवार दस्ता जो है वो चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधी थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो उसके बाद उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फायरिंग करने के कारण एक जो बिहार पुलिस के एक जवान है सिंधी कुमार, जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, उनके कलाई में गोली लग गई है और उसके बाद अपराधी जो है वहां से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। क्योंकि इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली है और पुलिस जो है वो छानबीन में लगी हुई है। और सासाराम के डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में एसआईटी की भी गठन किया गया है, जो पूरे मामले को देख रहा है, जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और पुलिस कर्मी पर फायरिंग करके अपराधी फरार हो जा रहे हैं। ये बड़ा मामला है और इसके लेकर रोहतास के एसपी का भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अपराधी किसी हाल में बचेंगे नहीं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं अपराधियों के बढ़े मनोबल का सबूत है कि चेकिंग के दौरान फायरिंग करके और वहां से निकल भी जाते हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए जीत आपका। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने किराना दुकानदार को गोली मार दी। गंभीर हालत में दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुकानदार को अपराधियों ने 2 गोली मारी है। घटना काटी थाना क्षेत्र के ढेबा गांव की है। घायल दुकानदार का नाम गुड्डू सिंह बताया जा रहा है। किराना दुकानदार गुड्डू सिंह अपने दुकान के बाहर टहल रहे थे, तभी बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी आए, गोली चला दी। घटना के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। के द्वारा गोली से उसके ऊपर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई गई। गोली चलाने के दौरान जिस व्यक्ति को गोली लगी, उस व्यक्ति को एक गोली सर के पास लगी और एक गोली उसके हाथ में लगी। सूचना मिलने के साथ तुरंत उसको इलाज के लिए माँ जानकी हॉस्पिटल लाया गया और जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। अभी वो खतरे से बाहर है। मैं दुकान पे गया शाम के टाइम में, लगभग 8 साढ़े 8 बजे। वहाँ मैं गया, मुझे इच्छा हुआ ठंडा पीने का। मैं ठंडा दुकान से लेकर अपने दुकान से मैं पी रहा था। इसी बीच में एक बाइक सवार 2 लोगों से आए और हम फोन से बात कर रहे थे और ये दोनों आदमी आराम से गाड़ी लगा के खड़े थे। मैं तो समझ नहीं रहा था कि ये हत्यारा है। मैं बात करते हुए और मैं आगे बढ़ रहा था। जब जैसे मैं हल्का दूरी पे था कि मुझे टकाटक एक यहाँ तो एक मेरे हाथ में गोली मार दिया। कटिहार पुलिस ने मोतिहारी जिले की मधुबन नौरंगिया की रहने वाली ईशा जायसवाल को पटना में उसके बॉयफ्रेंड निस्ताक आलम के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों की साइबर फ्रॉड मामले में गिरफ्तारी हुई है। दोनों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद मोतिहारी पुलिस अलर्ट हो गई है। न्यूज 18 की टीम ईशा जायसवाल के घर पहुंची तो आरोपी की मां ने बताया कि उनकी बेटी रील्स खूब बनाती थी, लेकिन रील्स बनाते बनाते क्या करने लगी ये पता नहीं चला। 4 साल पहले उसने नेपाल में शादी कर ली, जिसके बाद उसका परिवार से संपर्क नहीं रहता था। 6 महीने पहले अपने बेटे को मां के पास छोड़कर कहीं चली गई। ईशा की मां ने बेटी को फंसाने का आरोप लगाया है। पैसा कहाँ भेजते थे? लड़की हूँ, रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक की हिम्मत रखती हूँ। देखिए, ईशा जायसवाल रील बनाने की बड़ी शौकीन थी, पढ़ाई भी उन्होंने की थी, लेकिन एक बड़े मामले में वो फंस गई है। कटिहार पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है पटना से, कदम कुआं से,
और जो मामला सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर वो साइबर फ्रॉड करती थी, अपने दोस्त के साथ मिलकर वो साइबर फ्रॉड का काम करती थी। देखिए यही तस्वीर है, ये तस्वीर जो है पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड के नौरंगिया की तस्वीर है और यही उनका पैतृक घर भी है। देखिए ईशा जायसवाल जो है पढ़ने में भी तेज थी और घर पे उनकी माता जी हैं, जो माता जी से हम बात कर लेते हैं। चाची, बेटी क्या करती थी, कुछ पता होता है आपको? नहीं, हमको पता नहीं है। क्या करती थी? बड़ा रील बनाती थी? रील तो बनाती थी, इसके बारे में तो पता है, और क्या करती थी मुझे ये सब पता नहीं। कब शादी किया था आपने उनका? 2020 में। कहाँ किए थे? सरमुजवा, नेपाल में। बेटा भी है उनका? हाँ, बेटा भी है। बेटा के पास रहती थी कि बेटा को छोड़ दी? 6 महीना पहले आई थी और बोली कि हम आ रहे हैं तो लड़का को ले जाएंगे, तो यहीं छोड़ के चली गई। उसके बाद यहाँ आई नहीं है। आप ही उसका पाल पोषण? हाँ, 6 महीना से हम ही रखे हुए हैं। पता है कि कितना साइबर फ्रॉड में पकड़ा गई है? नहीं, मुझे तो पता नहीं था। 5 करोड़ से ज्यादा का रुपया का फ्रॉडगिरी की है। आपको जानकारी कुछ नहीं है? बेटी क्या करती थी क्या नहीं? नहीं, हमको कुछ पता नहीं था। अच्छा, उसके पिताजी क्या करते हैं? वो तो एथी का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बाहर में अपना काम धंधा करते हैं। हाँ। अब गुस्सा है कि पुलिस फंसा रही है? पुलिस फंसा या कोई आदमी फंसा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रिंकू जायसवाल। देखिए रिंकू जायसवाल जी है, यही ईशा के माता जी है और आरोप लगा रही हैं कि इनके बेटी को फंसाया गया है। देखिए बड़ा साइबर फ्रॉड मामला है और 5 करोड़ के से ज्यादा का ट्रांजैक्शन जो है वो किया गया है। पाकिस्तान के कई जो है कागजात भी मिले हैं, जो मोबाइल नंबर मिले हैं वो पाकिस्तानी नंबर हैं और पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं उनके इशारे पे ये काम करती थी। मामला है, इनकी माता जी जरूर ये मांग कर रही है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करे, क्योंकि मेरी बेटी रील बनाने की भले ही शौकीन थी लेकिन साइबर फ्रॉड नहीं करती थी। ये डिमांड कर रही है कि पुलिस इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करे। उनिश कुमार, न्यूज़ 18, पूर्वी चंपारण। मोतिहारी से, जहां पर कैसे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस फ्रॉड को अंजाम देती है। और इस बीच देखिए नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ गई है। गिरफ्तार 13 आरोपी से पूछताछ की जाएगी। बेऊर जेल में ही इनसे पूछताछ होगी। बेऊर जेल में बंद हैं। 29 जून से पूछताछ शुरू हो जाएगी। पूछताछ के लिए सीबीआई को अनुमति भी मिल चुकी है, तो सीबीआई लगातार कार्रवाई अपनी आगे बढ़ा रही है। और इस बीच खबर यह सामने आ रही है कि जो गिरफ्तार 13 आरोपी हैं उनसे पूछताछ सीबीआई की टीम करेगी और बेऊर जेल में ही जहां पर वो बंद है वहीं पर सीबीआई की टीम पहुंचेगी और वहीं इनसे पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर के की जाएगी। 29 जून वो तारीख होगी जिस दिन से पूछताछ की शुरुआत हो जाएगी और पूछताछ के लिए सीबीआई को अनुमति मिल चुकी है। तो देखिए नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जो आरोपी अभी बेऊर जेल में बंद है उनसे बड़ा क्लू मिल सकता है और लगातार इनको लेकर के कार्रवाई भी आगे बढ़ गई है और कई जगहों पर एक साथ कार्रवाई सीबीआई की टीम कर रही है, चाहे वो हजारीबाग की बात करें और बिहार में भी एक से दूसरे जगह की जो तार है उसको खंगालने की कोशिश लगातार सीबीआई की जो टीम है वो कर रही है। जो आरोपी अभी हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है और कई लोकेशन पर भी उनको लेकर के जाया जा रहा है उन आरोपियों को और उनसे छानबीन की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। और ऐसे में अब खबर यह सामने आई कि जो 13 आरोपी गिरफ्तार हैं, जो 13 आरोपी बेऊर जेल में बंद हैं, उनसे अब सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ करेगी। 29 जून से पूछताछ की शुरुआत हो जाएगी और उनसे पूछताछ करके लगातार इस मामले को और कैसे गहनता से छानबीन की जाए और कैसे तह तक पहुंचा जाए, इसकी कोशिश में लगातार कवायद में सीबीआई की टीम जो है वो जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई है। 29 जून को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस दौरान सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। कई नेताओं को संगठन में प्रभार दिया गया है। कई सदस्यों की छुट्टी भी की जाएगी। कई प्रभार दिए जाएंगे। इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। वहीं मिशन 2025 के लिए पटना के बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में हुई बैठक में दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी कोटे के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सरकार के कामकाज को और बेहतर ढंग से करने को लेकर चर्चा की गई।
बैठक के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार के स्तर पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और विकास के तय लक्ष्य पर चर्चा की गई। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है। इधर तेजस्वी यादव भी 2025 की तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार यात्रा पर निकलेंगे, जनता से संवाद करेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। तेजस्वी यादव ने लोकसभा के सभी उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में आभार यात्रा भी निकालने को कहा है। लोकसभा चुनाव 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली आरजेडी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और केवल 4 सीटें ही जीत सकी, लेकिन अब इसके बावजूद अब तैयारी 2025 की विधानसभा चुनाव की। जनता पार्टी इतने अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीती है और देश में सरकार बनाई। अब जनता का काम करना है। जनता के बीच में रोजगार हम लोगों ने बताया कि लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है, 11 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम करना है। मुख्यमंत्री जी का कुछ निर्देश होगा, बातें करना होगा, तो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में बेहतर काम होना चाहिए, बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, जनता से जुड़ा मुद्दा को देखते रहना चाहिए, वर्करों का ध्यान रखना। मंत्री देखिए, ये विषय सभी मंत्रियों के काम किए 1 महीने के अंदर जो अपने योजनाएं बनाई हैं सभी मंत्रियों ने, उस पर चर्चा हुई और किस प्रकार से सरकार के साथ संगठन का भी तालमेल रहे और साथ में आने वाले दिनों में हम बिहार के विकास में किस प्रकार से अगले 1 साल में और बेहतर परिणाम दे सकते हैं उसकी समीक्षा हुई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है। चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं, संगठन की तैयारी करते हैं और संगठन की तैयारी में भाजपा हमेशा सजग रहती है। जितनी कल्याणकारी योजना है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसको अमली जमा बनाने के लिए 1 महीने में टारगेट दिया गया है और हम लोग फिर 1 महीने के बाद बैठेंगे और सारा टारगेट पूरा करके ही बैठेंगे और कोई दूसरी योजना नहीं थी। जितनी कल्याणकारी योजना है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसको अमली जमा बनाने के लिए 1 महीने में टारगेट दिया गया है और हम लोग फिर 1 महीने के बाद बैठेंगे और सारा टारगेट पूरा करके ही बैठेंगे और कोई दूसरी योजना नहीं थी। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। आज दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार निकलेंगे। 3 दिन का ये दौरा होगा, वो आज रवाना होंगे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। वहीं कल 11:30 बजे ये बैठक तय की गई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो देखिए, जेडीयू अपनी पूरी तैयारी में लगी हुई है और जेडीयू की ये महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मानी जा रही है और इस बैठक के जरिए 2025 की रणनीति भी तैयार की जाएगी। सांगठनिक मजबूती, सांगठनिक स्वरूप पर चर्चा की जाएगी। तो 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दल रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि बिहार में अगली बार भी एनडीए की सरकार बननी तय है। तो कांग्रेस का दावा है कि इंडिया अलायंस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। 2024 में जनाधार बढ़ा है, 2025 में बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। का मजबूत कुनबा है, जहां नीतीश कुमार जी का सशक्त नेतृत्व है, न्याय के साथ विकास का एजेंडा है, जिसे जनता हमेशा पसंद करती है, अपनी मोहर लगाती है। 2025 के विधानसभा के चुनाव भी एनडीए का पूरा कुनबा मजबूती से लड़ेगा। जनता अपना आशीर्वाद देगी, भारी बहुमत से जिताएगी। महागठबंधन के लोग राजनीतिक रूप से कहीं नजर नहीं आएंगे। इंडिया गठबंधन के साथी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिहार में चुनावी मुद्दों पे लड़ेगी, स्थानीय मुद्दे पे लड़ेगी। यहाँ पे नौकरी का बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत बड़े मुद्दे हैं। और जिस तरह से 2024 में हमारा जनाधार बढ़ा है, हम अस्वस्थ हैं और हमारा एकमात्र उद्देश्य रहेगा कि 2025 में इंडिया गठबंधन के बिहार में सरकार बने। 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बननी तय है। जनता ने बिल्कुल तय कर लिया है और जनता ये जान चुकी है कि शाम 6 बजे ही मोटरसाइकिल छीना जाता था, 2 बजे दिन में ही लड़के का अपहरण हो जाता था। उनकी वापसी किसी तरह से ना हो, ये जनता तय कर चुकी है। 2025 में तेजस्वी यादव जी का मुद्दा जो जनता के हित में है, बिहार के हित में है, वो सब पर भारी पड़ेगा।
और जिस तरह तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में काम करके दिखाया, नौजवानों को नौकरियां बांटी, 5 लाख नौजवानों को, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, जातीय जनगणना कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, तो तेजस्वी यादव जी सब पर भारी हैं। सुप्रीम कोर्ट से बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शिक्षकों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है और कहा है कि अगर आप सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दीजिए। कोर्ट ने बिहार के शिक्षक संघों की सक्षमता परीक्षा रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश की शिक्षा का यही स्तर है, एक पोस्ट ग्रेजुएट जिससे नौकरी मिल जाती है लेकिन वो छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाता। बिहार जैसा राज्य जब इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करता है और इसके लिए कई योग्यता परीक्षा कराता है तो इसका विरोध किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अगर आप इन परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई शिक्षक बच्चों के हित में सेवा देना चाहते हैं तो उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। बढ़ेंगे आगे। पूर्णिया के भवानीपुर में बहुचर्चित कारोबारी गोपाल यादव का हत्याकांड में रुपौली के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और पुत्र राजा कुमार का नाम सामने आने और उस पर वारंट निकलने पर बीमा भारती ने परिवार को फंसाने का आरोप लगाया है। बीमा भारती ने इस मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की है। बीमा भारती से बात की न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। हमको यही कहेंगे कि पहले जांच होनी चाहिए केस का। जो मृतक का परिवार है, जो आवेदन दिया है, उस पर भी गहराई से जांच करके तब ये आनंद फानन में वारंट निकालना और पटना के आवास पर जाना और जल्दीबाजी में सब करना, या तो राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। ये तो सीधा है, राजनीति के तहत हम लोग को परेशान किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो दबाव दिया जा रहा है प्रशासन को, जो आनंद फानन में वारंट निकाल रहा है, और जो मृतक का परिवार है जिन्होंने आवेदन दिया, कल जो है एसपी साहब भी आए, डीआईजी साहब आए भवानीपुर में, हम उनसे भी आग्रह करेंगे इतना जल्दीबाजी क्यों है। यह बहुत गंभीर जो व्यवसायी का जो हत्या है, यह पूरा व्यवसायी डरे हुए हैं सभी, और पहली बार एक मारवाड़ी का हत्या हुआ है इतना दिन में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम तो यही आग्रह करेंगे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। पटना से बड़ी खबर है, जहां नौबतपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। भूमि विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक आयुष कुमार ग्राउंड में था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी और हथियार लहराते हुए आराम से भाग निकले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नौबतपुर की तस्वीर है जहां पर युवक की हत्या कर दी गई है और इस हत्या के बाद से लोगों में भी आक्रोश दिख रहा है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े गोली चली और इस गोलीबारी में हत्या कर दी जाती है। भूमि विवाद की भी आशंका जताई जा रही है। शुभम को उनके गोतिया द्वारा जमीन विवाद को लेकर गोली मार दिया गया, जिसे जख्मी अवस्था में उनके परिजन द्वारा एम्स पटना ले जाया गया। घटनास्थल से 2 गोली का खोखा, 1 मिसफायर गोली तथा 1 गोली का अग्रभाग बरामद हुआ। गोपालगंज के चनावे जेल में हत्या के मामले में बंद एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कैदी की मौत होने के बाद शव को सदर अस्पताल लाया गया। मृतक की पहचान बसीर अंसारी के रूप में हुई है, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के हरदो मठिया गांव निवासी स्वर्गीय इसरुद्दीन मियां के पुत्र थे। सदर अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक कैदी की मौत होने के बाद अस्पताल लाया गया। जेल प्रशासन कैदी की मौत मामले की जांच की बात कह रहा है। पूरा डिटेल्स चेक किया अभी, तो वो डेथ पाए गए हैं। अभी ईसीजी कराया, फ्लड लाइन है, सब कुछ करते हुए डिक्लेयर उनको डेथ कर दिया गया है 6:40 के आसपास। अभी कहाँ से करते थे? हमारे मंडल कारा से, गोपालगंज मंडल कारा से। मुंगेर में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। अभी तक खेतों में धान के बिचड़े भी नहीं गिरे हैं। किसान बारिश के इंतजार में हैं। वहीं कृषि विभाग का कहना है कि मानसून थोड़ा लेट है, लेकिन जिनके पास पटवन की व्यवस्था है वो खेतों में बिचड़ा गिरा सकते हैं। बारिश का स्कार्सिटी चल रहा है। इस समय बारिश हो जाता था, मोदी गिर जाता था, लेकिन अभी तक जो है बारिश नहीं हुआ है और हम लोग जो है पानी को खरीद करके पंप द्वारा
मोदी में दिलवाए हैं, फिर भी जो है सूख गया, मर रहा है, मोदी जल रहा है। बारिश होना बहुत जरूरी है। कहते हैं देखिए क्या हाल है मेरे खेत का, पानी का दिक्कत, पैसा लगा के पानी लाते हैं और उसके बाद सरकार का जो सुविधा है वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा। कितना दिन पहले लगाए हैं आप? 5 दिन पहले लगाए, कोई उससे जो है ना, ये जो है ये हम लोग जो गिरा दिए हैं, ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। हम लोग मोरा गिरा दिए हैं, मोरी गिरा दिए हैं, तो ये बुआई जब नहीं होगा तो हम लोग का सारा जो खर्चा खत्म हो गया। देखिए अभी मानसून का प्रेडिक्शन था कि मानसून समय पर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया है मानसून। लेकिन फिर भी मानसून इस बार अच्छी रहेगी, बारिश अच्छी होगी। तो किसान भाई अपना जिनका बोरिंग का साधन है वहाँ पर बिचड़े डालें और बिचड़े को बचा के रखें, और समय पर फिर रोपने के समय अच्छी बारिश होगी, इसलिए किसान भाई निराश नहीं हो। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।